से जिया पे लौटे काला नाग हो कछोड़ी गली सोन कैल बलम। कलम पकड़ने की कैसे सोची, वो लेखनी आपके हाथ में कैसे आई? कई गीतों को बार बार गाते हुए भी ऐसा लगता है कि अ, उन गीतों के जरिए जैसे किरदार दिखने लगे थे। कोई ऐसा प्रसंग जो आपके बिल्कुल कलेजे के, आपके दिल के बहुत पास है? टाइम टेस्टेड गाने वो ऐसे ही हैं कि हर पीढ़ी पे हर एक को अपनी कहानी लगते हैं कि मायके की टीस कैसी होती है लड़की को कि आप पराई होकर भी आप पराई नहीं हो पाती हो। काहे को ब्याही विदेश अरे लखिया बाबुल मुहे काहे को ब्याही विदेश। मालिनी अवस्थी, ये नाम कौन नहीं जानता। लोकगीतों की अगर बात करें, लोकगीत गायिका की बात करें तो ये वो नाम है जो शिखर पर आता है। लेकिन मालिनी अवस्थी जी अब एक नए किरदार, नए रोल में भी हमारे सामने हैं। एक लेखिका के तौर पर, संस्मरण लेखिका के तौर पर अब वो अपनी पहचान बना चुकी हैं और इस वक्त खुद हमारे साथ इंडिया टीवी के इस मंच पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। एकदम नया किरदार, गायन, वादन, म्यूजिक जो है आपके रग रग में बसा हुआ है। कलम पकड़ने की कैसे सोची, वो लेखनी आपके हाथ में कैसे आई? कलम तो बच्चा मुझे लगता है 4 साल की उम्र में पकड़ लेता है, लेकिन मैं लिख तो रही थी स्तंभकार के रूप में, तो पिछले 10 वर्षों से लगातार लिख रही हूँ। किताब पहली आई है और मैं आपको सुन रही थी मेरे परिचय के रूप में, तो ये पूरी संस्मरणात्मक तो नहीं है, अर्ध रूप से संस्मरण कही जा सकती है, क्योंकि संस्मरणात्मक तो अभी लिखूंगी, अभी वो नहीं लिखा है। मुख्य रूप से इस किताब का जो स्वरूप है और उसका जो लिखने की वजह है, वो तमाम जो लोकगीत हम गाते हैं उनकी बुनियाद कहाँ है, वो लोकगीत कैसे अस्तित्व में आए, किसने लिखे, और वो किन परिस्थितियों के चलते ऐसे गीत गुनगुनाए जाते रहे सदियों से। तो कहीं ना कहीं वो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमारे घरों का ऐसा परिवेश रहा है। भारतवर्ष के वो कौन से ऐसे चित्र हैं जिनके वजह से वो लोकगीत जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए, उन्हें हमारी पूर्वजाएं गाती रही और उनसे ताकत पाती रही हैं, वो बुनियाद है चंदन किवाड़। और चंदन किवाड़ जैसा कि नाम भी है, तो पुरानी धरोहर है जिसमें बहुत श्रद्धा, बहुत पवित्र मन के संग आए तो किवाड़ खोल करके उस संसार में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ हमारी दादी, आपकी काकी, ताई, उन्होंने सदियों रक्षा की है संस्कृति की, गीत के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से। यही चंदन किवाड़। मैं जब इस पुस्तक का शीर्षक पढ़ रही थी, चंदन किवाड़, नीचे एक लाइन लिखी है, गोइयां दरवजवा में ठाड़ी रहूं। मतलब क्या है और इसकी वजह क्या है? ये दोनों दरअसल, यदि मैं कुछ लिखूंगी तो उसमें संगीत ना हो, ये कैसे संभव है? दोनों ही, ये तो बंद गुइयां दरवजवा में ठाड़ी रहूं, ये तो बहुत पारंपरिक काशी की ठुमरी है, दरवजवा पे ठाड़ी रहूं। और दूसरा चंदन किवाड़, हमारे यहाँ पे बहुत गीतों में कहा जाता है, खुलो मोरे श्याम चंदन की वड़ियाँ, या बजर पड़े राम तो है चंदन की वड़ियाँ। बहुत सारे गीतों पे आता है कि किवाड़ हो तो वो चंदन के ही बने हों, ऐसी कल्पना की गई है। ये यहाँ पे लिखने का आशय है कि दरवाजे पे तुम आओ, कुंडी खटखटाओ, आने का मन हो झांक के ही चाहे चले जाओ, या दरवाजे को सामने से देख के गुजर जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। यानी इस किवाड़ को खोलने के लिए पाठकों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन सभी जो दर्शन करना चाहते हैं, संस्कृति के अभिलाषी हैं, उनकी प्रतीक्षा में खड़ी हूँ। जिस तरह की ये किताब है, अपने आप में अनूठी है। और कितना वक्त लगा और इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस क्या था? आपको क्यों लगा कि चंदन किवाड़ जैसी पुस्तक की ज़रूरत है भारत में? इसके पीछे तो जो मुख्य कारण यही है कि मैं मंचों पे आज 40 सालों से गा रही हूँ, और गाते हुए कई गीतों को बार बार गाते हुए भी ऐसा लगता है कि उन गीतों के ज़रिए जैसे किरदार दिखने लगे थे, नायिकाएं कौन हैं उनके दर्शन होने लगे थे। वो गाते गाते गीत इतने मन में बस चुके हैं, और मुझे वो वजहें दिखने लगी थी कि जिनकी वजह से वो गाने अस्तित्व में आए होंगे। यदि रेलिया बैरन है, लोग बहुत लोकप्रिय गीत है, इसलिए उसका उदाहरण दे रही हूँ, वो भी एक चैप्टर है इसमें। हमेशा लोग फरमाइश करते हैं, बहुत हंस करके फरमाइश करते हैं रेलिया बैरन हो जाए, क्योंकि उनके लिए वो कौतुक है कि रेलगाड़ी का है, उसमें कहीं ना कहीं एक अल्हड़पन दिखता है उनको, लेकिन गाने में पीड़ा है,
विरह का गीत है। एक नायिका, ऐसी नायिका का वर्णन है जिसका पति परदेश रेल में बैठकर चला गया और गाने में अपने पति की प्रतीक्षा के संग संग वो क्या क्या कल्पना करती जाती। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे मेरे संग अनुभव हुए जहाँ मैं ऐसे लोगों से मिली, श्रमिक हैं जो कार्य कर रहे हैं। मैंने इस पे लिखा है कि मैं जब लद्दाख गई, खारडुंगला में जहाँ सबसे ऊंची सड़क है, जहाँ सिर्फ 4 महीने के लिए बर्फ़ हटती है, वहाँ पर सड़क की मरम्मत कर रहे सुल्तानपुर के और हमारे आरा के सीवान के भाई मिले। और जब मैंने उनको देखा और पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे 6-8 महीने के ठेके के लिए आते हैं सड़क बनाने के लिए, परिवार को छोड़ने इसलिए कि 3 महीने सांस लेने के लिए, एक्मेलाइज होने के लिए हमें लद्दाख में रहना पड़ता है। और मैंने सोचा हंस हंस के इनकी पत्नियाँ जब विदा करती होंगी तो ऐसे ही बिना रोए गाती होंगी, रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे हैं। और ये गीत गाते गाते ऐसे लगा कि इनकी जो अभिव्यक्ति है वो शब्दों में होनी ज़रूरी है। और मंच पे बार बार व्याख्या करना गीत का, दर्शक भी उस मूड में नहीं रहता, वो तो गाना सुनना चाहता है। साहित्य के चाहक अलग हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ये किताब उनके लिए है जो साहित्य प्रेमी हैं और ये किताब उनके लिए भी है जो संगीत प्रेमी हैं। कोई ऐसा प्रसंग जो आपके बिल्कुल कलेजे के, आपके दिल के बहुत पास है? 27 अध्याय हैं तो जाहिर है कि 27 ही प्रसंग मेरे बहुत मन के करीब हैं और तभी मैं लिखती हूँ। तो चुनना मुश्किल है, लेकिन एक गीत जो हज़रत अमीर खुसरो का हमेशा गाते हैं हम, काहे को ब्याही विदेश, अरे ओ लखिया बाबुल मुरे, जिसमें एक लड़की की विदाई का वर्णन है। और ये मैं हमेशा गाती रही। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था मैं अपनी विदाई के लिए गा रही हूँ। जब मैं परिपक्व हुई तो मुझे लगता था कि जिस भाई के लिए गा रही हूँ मेरा भाई है। बाद में बेटी की विदाई हुई तो मुझे लगा कि जो टाइम टेस्टेड गाने वो ऐसे ही हैं कि हर पीढ़ी पे हर एक को अपनी कहानी लगते हैं। हमारी नानी का मायका था मंडला, मध्य प्रदेश, और हम हमेशा बहुत किस्से सुनते रहे वहाँ के कि नानी का मायका ऐसा है वैसा है, इतना ऐश्वर्य है, जंगल थे, जंगली जानवर थे और ऐसा वैभव था। और सब छोड़ छाड़ के उनकी शादी बहुत दूर कन्नौज में हुई। उस ज़माने में 800 किलोमीटर दूर ब्याह नानी के पिता ने तय किया, क्योंकि वो खुद कन्नौज से इतने दूर व्यवस्थापित हुए थे। तो उन्होंने कहा अपनी बेटी को तो मैं अपने समाज में ब्याहूँ। और हम लोग जब ये सुनते थे तो कभी वापस नहीं आने पाए। मतलब वो पूरा जीवन 13 वर्ष की आयु में उस ज़माने में ब्याह हुआ, लेकिन सोचिए पूरा जीवन उनका अपनी ससुराल कन्नौज में बीता, कन्नौज ही परिवार हो गया। लेकिन अंतिम सांस तक यदि उनकी ज़बान पे कुछ था तो बस मंडला मंडला, अपने मायके को ही बस याद करती थी। तो मैं अपने गाने के कार्यक्रम के लिए गई और मैं मंडला गई। तो मंडला जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का कार्यक्रम था, नर्मदा महोत्सव का। तो वहाँ जाने के पहले मैंने वहाँ पे जो डीएम थी, महिला डीएम थी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं सुनती थी बड़ी कहानियाँ, किस्से, और बहुत थोड़ा थोड़ा पता है कि उनका गांव कहाँ का था, यदि हम देख सकें उस जगह को जाके। तो उन्होंने बिल्कुल कहा पता लगाती हूँ, और मेरे सौभाग्य से उन्होंने वो पटवारी सब पता था, कागज़ निकलवा लिए और हम को वहाँ पहुँचवा भी दिया। 1 घंटे की यात्रा करके मंडला में हम अपनी नानी के मायके के उस हवेली के सामने खड़े थे, जो न जाने कैसे अभी तक गिरी नहीं है और अभी भी खड़ी है। और वहाँ पर मैं थी, मेरे साथ पंडित धर्मनाथ मिश्र जी थे, मेरे भाई भी साथ गए थे, बहुत इस यात्रा के लिए उत्सुक थे। और जब वो मैंने देखा वहाँ का वैभव तो मुझे लगा नानी तो कुछ नहीं बताती थी। और फिर समझ में आया कि, और मुझे लगा कि ये जो काहे को ब्याही विदेश, हम तो बाबुल तोरे खूंटे के गैया जहाँ कहाँ दियो हक जाए, कि पिता ने जहाँ चाहा ब्याह दिया, लेकिन इतना प्यार करते थे पास रखते, इतनी दूर क्यों भेजा। और लगा कि गीत जब भी जिसने भी रचा होगा वो कहीं ना कहीं किसी जीवन को बहुत देखकर निकट से ही गाओ। तो मैंने वो पूरा चैप्टर इसमें लिखा अपनी नानी को ही समर्पित करते हुए कि जब मैं वहाँ गई तो एक एक इमारत में, एक एक ईंट में लग रहा था कि जो भी मैंने नानी से किस्से सुने थे वो तो बहुत वो कम बताती थी। उससे भी सुंदर था मंडला, उनका मायका, जो हमने अपनी आँखों से देखा। और तब लगा कि वो सब कुछ, भैया को दीनों महिला दुमहिला, हमका ब्याहू परदेस। क्योंकि कोई स्त्री 70-72 साल की उम्र तक एक ही चीज़ रटती रही हो, जहाँ वो कभी 13 साल की उम्र के बाद जा नहीं पाई। कि मायके की टीस कैसी होती है लड़की को, कि आप पराई होकर भी आप पराई नहीं हो पाती हो। 60 साल उन 13 साल के भारी, वो 13 साल भारी थे। तो वो गीत तो मैं कब से गा रही हूँ, कितना 800 साल पुराना गाना है। लेकिन जब आपने ऐसे चित्र
अपने निकट से देखे हो तो वो गाने में कलेजा चीर देता है वो मुझे को, कि मैं सोचती हूँ कि मैं उसको भी इस तरह नहीं सिर्फ गाती हूँ कि कभी किसी कवि का ख्याल था, ये हुआ है हमारी आपकी। अब घरों में भी आप तलाशिए तो लोगों के संग हुआ है कि एक बार मायका छूटा तो फिर छूट गया, वापस नहीं जा पाए। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मुहे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। बहुत खूब। और ख़ास करके जो संगीत जगत के लोग होते हैं वो लिखने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, उसको अपने गाने में अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर प्रयास किया है कि उन सब चीज़ों को हम समेट के आने वाली पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचा पाएं। मालिनी जी ने वही काम फोक म्यूज़िक और सेमी क्लासिकल जॉनर को मिक्स करके किया और उसके बीच पीछे की कहानी बताई, अपने को गायब करके कि ये गाना कहाँ से उठा है, इसकी कहानी क्या है, तो इसलिए वो बड़ी बात बनती। जो डिस्को और सब चला इतना तेज़ झूम, अरे इससे ज़्यादा कहीं कहीं ज़्यादा गति हमारे लोकगीतों में। अपने काशी नगर की पूरी संस्कृति, आध्यात्म, दर्शन तक अपने चली गई हैं कि उन्होंने वो शब्द कहा है कि कचौड़ी गली में आप मुर्दा फूंक कर आ रहे हो और चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके बैठ के कचौड़ी, तो आत्मा को तो तृप्त करना ही है, थके क्लांत शांत आप आ रहे हैं। तो पूरे बनारस की संस्कृति और वो उन्होंने स्पष्ट कर दी है। गंगा रेती पे बंगला, गंगा रेती